नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्रिस्टलीय ठोसों के क्लासिफिकेशन के संबंध में बात की थी और 3 पॉइंट सब में डिफरेंस के पढ़ लिए थे। चौथा पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 4 ठोस हमारे थे, धात्विक, मेटालिक, उसके बाद हमने पढ़ा था आयनिक, उसके बाद सहसंयोजी या कोवेलेंट, और उसके बाद हमने आणविक ठोस को मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 सब क्लास में डिवाइड किया था। एक नॉन पोलर अध्रुवीय, पोलर ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधे। पिछली बार भी आपको ये सब लिख के दिखाया था। 3 पॉइंट तक भौतिक प्रकृति तक, फिजिकल नेचर तक हम पढ़ चुके थे। चौथा पॉइंट हम लेंगे MPBP, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। What is melting point, boiling point? How will we judge whose melting point, whose boiling point is more and whose is less? Very simple. आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स है। आइस को जब हमने मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, तो वाटर बना। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स है। आइस और आइस के मॉलिक्यूल के बीच अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो हमें इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो आइस मेल्ट होती है, तो जिस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होगी या जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड पिघलेगा, कोई ठोस पिघलेगा, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच, लिक्विड के अणुओं के बीच भी फोर्स होता है। अगर हम लिक्विड से वेपर बनाना चाहते हैं, ऐसा टेम्परेचर जिससे लिक्विड वेपर बनाता है, स्टीम बनाता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड स्टीम बनाता है तब उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और अगर वाटर के बीच अट्रैक्शन ज्यादा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच, अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा है, तो हमें इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ठोस जिन कणों से मिलकर बना है, उन कणों के बीच आकर्षण बल कितना मजबूत है। हाउ मच स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकुलर फोर्स इनसाइड अ सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन दैट फैक्ट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर फोर्स पर डिपेंड करता है तो इजीली आप जज कर सकते हैं। सबसे बड़े फोर्स कहां थे आयनिक में, तो यहां का MPBP उच्चतम था, हाईएस्ट आयनिक का। आयनिक से छोटे बल कहां माने जाते हैं, धात्विक। तो धात्विक को हम लिखेंगे आयनिक से कम, लेस देन आयनिक। कोवेलेंट हमेशा मिडिल में इंटरमीडिएट होता है, कभी इससे ज्यादा, कभी इससे कम। जैसे आप डायमंड का लेंगे तो डायमंड का MPBP डायमंड का बहुत ही ज्यादा होता है, आयनिक से भी ज्यादा होता है। तो कोवेलेंट उच्चतम भी हो सकता है, जैसे हीरा, डायमंड। और अगर आप ग्रेफाइट लेंगे तो ग्रेफाइट मीडियम है। मतलब ग्रेफाइट का जो MPBP है वो हो सकता है आयनिक से कम है और मेटालिक से ज्यादा है। तो यहां बीच में आप पढ़ सकते हैं या एक्सेप्शन आपको मिल सकते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप जज कर सकते हैं ध्रुवीय अणुओं के बीच में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, क्योंकि इनके बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स होते हैं जो वीकेस्ट होते हैं, सबसे कमजोर। तो इनका वीकेस्ट सबसे कम MPBP, इनसे ज्यादा पोलर का MPBP,
क्योंकि वहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। और इन तीनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डेड का और भी ज्यादा एमपीबीपी होगा, तो यहां बढ़ता जाएगा। यहां ऑर्डर को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहां हमें कोवेलेंट में एक्सेप्शन भी मिलते हैं, सहसंयोजी में अपवाद भी मिलते हैं, लेकिन गलनांक और क्वथनांक का सीधा संबंध ठोस के कणों के बीच अंतर कणीय आकर्षण से होता है। अगर आपको फोर्स का नेचर, बंधों की प्रकृति, उनका ऑर्डर, उनकी कोटि समझ में आती है तो एमपीबीपी आपको याद रखना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसका लिखेंगे कंडक्टिविटी, चालकता। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने वाले पदार्थ कौन से हैं? वो कंडक्टर। और इलेक्ट्रिसिटी को पास न करने वाले पदार्थ इंसुलेटर या बेड कंडक्टर। कंडक्शन कब होता है? कंडक्शन तब होता है जब चार्ज एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है। चार्ज को चलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन चलता है, करंट पास होता है। Na+ चलता है, करंट पास होता है। क्यों? Na के ऊपर क्या है? प्लस चार्ज। Na+ जब चल रहा है तो चार्ज भी चल रहा है। कौन ले जा रहा है प्लस को? Na ले जा रहा है, उसको बोलेंगे चार्ज कैरियर, आवेश वाहक। तो या तो आवेश वाहक चले या चार्ज चले, मूव करे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं कंडक्टर। और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जिनके थ्रू, उनको कहते हैं इंसुलेटर, बेड कंडक्टर है। अब आप यहां समझेंगे, मेटालिक सॉलिड में कर्नेल पॉजिटिव था और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था। ये चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब भी कंडक्टिविटी अच्छे से होती है। तो मेटालिक जितनी भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर है, हीट की भी अच्छी कंडक्टर है, जल्दी से गर्म होती हैं। तो प्लस और माइनस, चूंकि यहाँ चार्ज कैरियर है, चार्ज फ्लो होता है, इसलिए धात्विक चालक, धात्विक ठोस हमेशा कंडक्टर होते हैं। मेटालिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यदि हम आयनिक ठोस में आते हैं, आयनिक सॉलिड की बात करते हैं कंडक्टिविटी के रेफरेंस में, तो आयनिक सॉलिड्स में Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, इन सबके बीच में आयोनिक अट्रैक्शन होता है और बहुत तगड़ा अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हैं, मजबूत बल हैं। तो क्या Na+ Cl- को छोड़ के जाएगा? Cl- Na+ को छोड़ के जाएगा? नहीं। सॉलिड में तो दीज आर पैक्ड मोर क्लोजली, ठोस में तो ये बहुत पास है, इनके जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जब Na+ Cl- बाउंडेड है, बंधे हैं, चल नहीं रहे हैं, इसका मतलब NaCl गुड कंडक्टर नहीं है, ये बैड कंडक्टर है। NaCl इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा खुद में से। कब तक? जब तक Na+ Cl- क्लोजली पैक्ड हैं, उनके बीच में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, अंतर आयनिक आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। तो सॉलिड स्टेट में आयनिक ठोस बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करें? इनके आयंस के बीच के फोर्स को तोड़ो, और फोर्स तोड़ने के दो तरीके हैं, इसको गर्म कर दो, मेल्ट कर दो। मेल्ट करोगे जब आप किसी चीज को हीट करते हो, तो अपन पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, एटम दूर जाते हैं, आयन दूर जाते हैं। तो Na+ Cl- दूर होंगे मेल्ट करने। या आप वाटर में डिसॉल्व कर दो, वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो वाटर कौन से आयन देता है? H+ और OH- आयन देता है। H+ Cl- से कहेगा कि या मेरी तरफ, Na+ के पास क्या रखा है ऐसा। OH- Na+ से बोलेगा कि Cl- के पास ही थोड़ी माइनस थोड़ी है, Cl के पास, मेरे पास भी तो माइनस है। तो OH- Na+ का ध्यान भटका देगा, H+ Cl- का ध्यान भटका देगा, और इस प्रोसेस में Na+ और Cl- के बीच का आयोनिक अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और वो दूर दूर हो जाएंगे। और जैसे ही एज दे गेट फार अवे दे आर एबल टू मूव, जैसे ही वो दूर दूर जाते हैं, वो मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और आयन चला मतलब चार्ज चला तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो सकती है। तो आप ध्यान रखेंगे, इन सॉलिड स्टेट आयोनिक सॉलिड्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट
in molten state or in aqueous solution. These are good conductor of electricity. ठोस अवस्था में आयनिक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में जब उन्हें घोल दिया जाए एक्वस में, किसी पोलर सॉल्वेंट में, किसी ध्रुवीय विलायक में, अथवा उनको पिघलाया जाए, मेल्ट किया जाए, तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं। कोवेलेंट वही बीच वाला काम। डायमंड बैड कंडक्टर है, आप जानते हैं सब। जबकि ग्रेफाइट सुचालक है, गुड कंडक्टर है। तो जो कोवेलेंट है उनमें बैड कंडक्टर भी हो सकते हैं और गुड कंडक्टर भी हो सकते हैं। एक्सेप्शन यहां पाए जाएंगे। जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में आयन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वान डेर वाल्स फोर्सेस में नहीं है। यहाँ पार्शियल चार्ज है, पोलर में पार्शियल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से मूव करने के किसी में कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव नहीं था, टोटल इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं था, कंप्लीट फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डेड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल बॉन्ड के माध्यम से ये बंधे हुए हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड इनकी कंडक्टिविटी, ये बहुत लेस कंडक्टर होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी नहीं होती है, ये लेस कंडक्टर होते हैं। अगला पॉइंट नहीं बल्कि एग्जाम्पल आपको याद रखने और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पूछा जाएगा कोई सी भी चीज देके कि बताएं ये कौन सी टाइप का सॉलिड है। इज दैट मेटालिक, इज दैट आयनिक, इज दैट कोवेलेंट, इज दैट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, इज दैट पोलर मॉलिक्यूलर, इज दैट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर, कौन से टाइप का सॉलिड है। अगर आपको ये बताने आता है तो बड़ा सिंपल तरीका, अगर आपको एक सिंबल दिखता है, जैसे मान लीजिए आपको दिखते हैं Cu, Za, Na, K, तो मेटल आप पहचान जाएंगे वैसे सारी मेटल, और उनको सिंगल सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही टाइप का एलिमेंट जब होता है तो हम उसको मेटालिक सॉलिड में लगाएंगे। और सबसे पहले आपको जो भी पदार्थ आता है उसको आप देख लें कि वो सिंगल सिंबल तो नहीं है। अगर एक अकेला संकेत है तो फिर वो मेटालिक होगा। आयनिक मतलब पीरियोडिक टेबल के एक लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट, एक बिल्कुल राइट हैंड साइड का एलिमेंट, एक मेटल, एक नॉन मेटल, जैसे आपने कहा NaCl। Na फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, Cl 17 ग्रुप का एलिमेंट है, एक इधर का एक उधर का। मान लीजिए आता है Na2O, MgO, Mg पीरियोडिक टेबल के सेकेंड ग्रुप का, लेफ्ट का। ऑक्सीजन 16 ग्रुप का, 16वें ग्रुप का, राइट का। मतलब एक पीरियोडिक टेबल के इस तरफ का होगा, एक पीरियोडिक टेबल के उस तरफ का होगा, और दो सिंबल इसमें छुपे रहेंगे। और जब दो सिंबल छुपे रहेंगे तो इसको आप आयोनिक सॉलिड में लगाना, आयोनिक सॉलिड होगा। इसके बाद कोवेलेंट आप याद रख लीजिए, हीरा डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, सिलिका रेत सैंड SiO2, क्वार्टज ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, Al2O3 एल्यूमिना, ये सब कोवेलेंट है। तो कोवेलेंट आप इन 7 को याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और इनके अलावा फिर जो कुछ बचता है वो मॉलिक्यूलर है, जैसे I2, दोनों एटम एक से हों, Cl2, सब ये नॉन पोलर है। इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां रखे रहेंगे, बीच में, ना किसी के पास पॉजिटिव ना किसी के पास नेगेटिव। अगर आपको 18 ग्रुप इनर्ट गैसेस आती है, आर्गन, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेंगी, उनके पास तो ऑक्टेट वैसे ही कंप्लीट है, तो ये नॉन पोलर है। जैसे आपको आता है CO2, ये इसको ड्राइड आइस भी कहते हैं, ड्राइड आइस, शुष्क बर्फ। इसका डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। आप समझ रहे हैं ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो फिर इसका नेगेटिव होना चाहिए, इसका पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन देखो क्या होता है, इस पे जितना पॉजिटिव आया उतना इस पे डेल नेगेटिव, इस पे जितना डेल पॉजिटिव उतना इस पे डेल नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी खींचती है इस तरफ और ये ऑक्सीजन भी खींचती है, और दोनों की मात्रा कैसी है, दोनों की कैपेसिटी कैसी है, बराबर। तो बताओ कार्बन से इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑक्सीजन खींच ले जाएगी, कोई सी भी नहीं, ये लीनियर है। एक वेक्टर, अगर हम CO2 को वेक्टर बनाएंगे तो एक वेक्टर C से O की तरफ और एक वेक्टर C से इस O की तरफ, दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और डाइपोल मूवमेंट शून्य हो जाएगा। तो अगर ड्राइड आइस आती है तो ड्राइड आइस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उन ड्राइड आइस के मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा कौन से फोर्स होते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं, और वो अध्रुवीय नॉन पोलर में आता है।
ध्रुवीय देखें, ध्रुवीय में क्या आता है? ध्रुवीय में पोलर मॉलिक्यूल्स में ऐसे दो एटम होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में विद्युत ऋणात्मकता में डिफरेंस होता है। देखें कैसे? जैसे आपको कहा ठोस HCl, सॉलिड HCl, ठोस HCl, ठोस जरूर लगा होगा, HCl गैस भी होती है, HCl लिक्विड भी होता है। सॉलिड HCl आप पहचान सकते हैं, H पे डेल पॉजिटिव आएगा, Cl पे डेल नेगेटिव आएगा। HBr है सॉलिड, तो यहां भी नेगेटिव, यहां भी पॉजिटिव। HI है, यहां भी नेगेटिव, यहां भी पॉजिटिव। पार्शियल, कंप्लीट नहीं, जब पार्शियल आता है तो पोलर है, वीक अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसमें होता है। ये पार्शियल बॉन्ड है, पार्शियल चार्ज है, डेवलप हो रहे हैं, तो ये सब आए इसमें ध्रुवीय। अब SO2, ऐसा लगता है कि CO2 जब अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, तो SO2 भी नॉन पोलर होनी चाहिए, अध्रुवीय होना चाहिए। लेकिन CO2 इसलिए अध्रुवीय है, इसलिए नॉन पोलर है क्योंकि वो लीनियर है, एक रेखा में उसके तीनों मॉलिक्यूल्स रहते हैं। SO2 की स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, V टाइप, उल्टे V टाइप है। अब मान लीजिए हमने वेक्टर बनाए, एक S से O की तरफ, इस S से O की तरफ। ये सही बात है कि S पे डेल पॉजिटिव आएगा, यहाँ डेल नेगेटिव आएगा, और यहाँ भी ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव आएगा। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए उस पर पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए उस पर पार्शियल नेगेटिव। लेकिन अगर हम इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे तो बीच में आएगा, मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, इन्वर्टेड V टाइप है। इसलिए अगर इसका डाइपोल मूवमेंट है तो फिर ये डाइपोल है। जिसका भी डाइपोल मूवमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो डाइपोल माना जाता है। तो SO2 डाइपोल है, इसलिए SO2 पोलर में आएगा। CO2 पोलर में नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं आ रहा था कि CO2 लीनियर था, दोनों वेक्टर ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था। हाइड्रोजन बॉन्ड बड़े आराम से आप बता देंगे। देखो NH3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, C2H5OH हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ठोस HF पोलर भी होगा, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन किसके साथ है? फ्लोरीन के, तो यहाँ कौन सा फैक्टर काम करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फैक्टर यहाँ काम करेगा। तो ठोस HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ध्रुवी ठोस HI, HCl, HI, HBr, ये सब कैसे होंगे? पोलर होंगे। तो आपको बड़े आराम से पहचानना आएगा कि कौन सा सॉलिड कैसा है। जैसे मान लीजिए आपको आता है कि बताइए बेंजीन कैसा सॉलिड है, किस टाइप का क्रिस्टलीय ठोस है? तो बेंजीन आपको पता है C6H6, इसमें एक सिंबल है कि दो सिंबल है? दो सिंबल है। मेटालिक नहीं हो सकता, इसमें कोई भी मेटल नहीं है। क्या आयोनिक है? बेंजीन क्या आयन देता है? नहीं देता। कार्बन कार्बन 14वें समूह का है, हाइड्रोजन को पता नहीं पहले समूह की है कि 17वें समूह की है। अगर हाइड्रोजन को 17वें का मान लो तो ये 14वें का और 17वें का पास में है। दोनों ही नॉन मेटल है, कोई भी मेटल नहीं है। जबकि आयनिक में एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, मोस्टली केसेस में। तो अगर C6H6 आयनिक भी नहीं है, मेटालिक भी नहीं है। क्या ये कोवेलेंट है? नहीं है। आपने साथ पढ़े हैं, साथ में तो ये नहीं आ रहा है, तो कोवेलेंट भी ये नहीं है। तो कौन सा सॉलिड है फिर? मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूलर में जो टाइप पहचानना है, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डेड है? नहीं है। हाइड्रोजन कार्बन के साथ है, F, O और N कौन के साथ नहीं है। क्या ये पोलर है? बिल्कुल नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है, तो किसी में पार्शियल पॉजिटिव, किसी में पार्शियल नेगेटिव नहीं आएगा। तो फिर कौन सा बचता है? अध्रुवीय, नॉन पोलर। तो बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, अनआयनिक आणविक ठोस है। इस तरह से आपको 4-5 पॉइंट पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के चारों टाइप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मुझे आशा है आप समझ पाए होंगे। 1 मार्क क्वेश्चन जो भी इसके पहले वीडियो में और इस वीडियो में जो भी आएगा, शायद आप करने में सफल होंगे। और अगर 4 मार्क्स क्वेश्चन आएगा तो फिर वही कोई भी आपको 4 पॉइंट के आधार पर इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जबकि हमने 5 पॉइंट इसमें पढ़ लिए हैं। अब अगला जो लेक्चर होगा वो हम यूनिट सेल से स्टार्ट करेंगे। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे पैक होते हैं, कैसे उन पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान छूटते हैं, जिन्हें हम वॉइड्स कहते हैं, जिन्हें हम रिक्तियां कहते हैं। इन सब की स्टडी हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।